अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम सर। हाँ जी, कैसे हो आप लोग? शुक्र अल्लाह का। सर आप अच्छा, ये थोड़ा सा ये नेट का इशू चल रहा है, लोड हो जाए सही से फिर हम स्टार्ट करते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने ऑन किया इसको। ये क्या हुआ है? हाँ जी, स्क्रीन शो हो गई है। नहीं सर, अभी नहीं शो। जी सर शो तो नेट का इशू है, थोड़ा गुजारा करना है आज। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि ठीक हो जाए। अच्छा जी, अच्छा हम कल जो है ना हमने ग्रीडी अप्रोच शुरू की हुई थी और हमने देखा था कि ग्रीडी अप्रोच जो है कैसे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्पफुल साबित होती है। तो कल एक दो हमने देखा भी था कि किस तरह से हमने पहले नैपसैक प्रॉब्लम देखा था ग्रीडी अप्रोच से, उसके बाद हमने जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन देखा था और आखिर में हमने ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न और उसके बाद हाफ मैन कोडिंग को भी ग्रीडी अप्रोच से जो है ना सॉल्व करने की कोशिश की थी। आज ही हम उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हमारे पास नया जो प्रॉब्लम है कह लें, जिसको हम ग्रीडी मेथड से जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो है हमारे पास स्पैनिंग ट्री। पिंच हो रही है सबको प्रिम्स एल्गोरिथम के नाम से? नहीं सर। नहीं सर, कोई नहीं हो रही।
अच्छा, एक मिनट। रुको यार, एक मिनट, मैं सिस्टम भी चेंज करता हूँ। हाँ जी, अब शो हुई है यस सर, या अभी भी नहीं हुई? अब शो हो रही है सर। ठीक है। अच्छा, स्पैनिंग ट्री क्या होता है, कौन बताएगा आप में से? सर स्पैनिंग ट्री बेसिकली सर इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इस जो जो ट्री की सर प्रॉपर्टीज होती हैं कि सबसे पहले तो साइक्लिक नहीं होता सर, ये साइक्लिक नहीं होता है, कोई साइकिल नहीं बनता है, और तमाम के तमाम जो नोड्स वर्टिसेस होंगे वो आपस में इंटरलिंक्ड होंगे, कनेक्शन उनका बना होगा, कनेक्टेड होंगे वो। अच्छा, तो हाँ जी, हमारे कोई पास और? अच्छा ठीक है, बताएं। जी जी, हमजा बोले। जी सर, जो जो ग्राफ होता है बेसिकली हमारे पास जो ग्राफ गिवन होता है सर, उसको हम कन्वर्ट करते हैं ट्री के अंदर। ग्राफ में ठीक साइकिल है। बने होते हैं, जिसको फिर हम उसमें ये होता है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस तो सर हम सेम होते हैं, वो तो होने भी चाहिए, लेकिन एज को हम एक एज को कम कर देते हैं ताकि वो साइकिल उसका रिमूव हो जाए, ए साइक्लिक बन जाए वो। ठीक है, बिल्कुल जी, ऐसे ही होता है। जो हमारे पास अ, अगर एक ग्राफ दिया गया हो और उसमें हिसाब से कहा जाए कि स्पैनिंग ट्री फाइंड करें, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि स्पैनिंग ट्री होता क्या है। लेट्स से आपके पास कोई भी ग्राफ है, मैं रैंडम ड्रा कर लेता हूँ। तो देखिए, जो इसका स्पैनिंग ट्री बनेगा ना, उसमें नंबर ऑफ जो वर्टिसेस होंगे वो n ही होंगे। लेट्स से कि इसमें मेरे पास 4 वर्टिसेस थे, तो जो मेरे पास स्पैनिंग ट्री बनेगा उसमें वर्टिसेस 4 ही होंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ एजेस होंगे वो n-1 होंगे। यानी कि स्पेसिफिक एग्जांपल में 4 - 1 = 3। 3 जो है ना आपके पास नंबर ऑफ एजेस होंगे। तो लो जी, मैं चारों पहले तो मैं वर्टिसेस बना लेता हूँ, और उसके बाद मैं कोई से भी 3 किसी भी उसमें जो है ना मैं इसको रखूंगा 3 एजेस के साथ, बशर्ते कि इसमें साइकिल ना बन रहा हो, तो वो मेरे पास जो है ना इसका स्पैनिंग ट्री होगा। तो स्पैनिंग ट्री हमने देखा था कि
एक ट्री में एक से ज्यादा स्पैनिंग ट्री पॉसिबल हो सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा मजीद आगे गए तो हमने देखा था कि यार अगर आपके पास वेटेड ग्राफ हो, यानी कि ऐसा ग्राफ जिस पे कोई वेट दिया गया हो, लेट्स से मैं अभी इसके एजिस पे जो है ना वेट पुट कर देता हूँ, मैंने रैंडमली कोई वेट पुट कर दिया, तो ये मेरे पास वेटेड ग्राफ हो गया। तो अगर आपके पास कोई वेटेड ग्राफ दिया गया हो, उसमें से आपने एक ऐसा स्पैनिंग ट्री फाइंड करना हो जिसका वेट मिनिमम हो, तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करना। क्यों करना होता है? बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं, जिनमें से एक हमने नेटवर्किंग में राउटिंग प्रोटोकॉल के दरमियान भी देखी थी कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री के थ्रू जो है ना वो अपने कम से कम होप काउंट वाला रास्ता ढूंढता है, ताकि जिसके थ्रू वो अपना राउटर जो है ना कोई भी पैकेट्स वगैरह फॉरवर्ड कर सकता है। और भी इसके काफी सारे यूज हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, खासतौर पे कंप्यूटर साइंस की फील्ड से रिलेटेड। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करना अपने आप में एक मसला है। बेशक आपको एक ग्राफ दिया गया और आपसे कहा जाए कि इसमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करें, तो एक तो तरीका ये है कि आप जितने भी उसके स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है सारे जो है ना बनाना शुरू कर दें। वो क्या होगा? वो आपका सोल्यूशन होगा, फिजिबल सोल्यूशन होगा कि बाकी वो स्पैनिंग ट्री है। फिर आप एक इसमें नया क्राइटेरिया डाल रहे हो कि यार मुझे मिनिमम स्पैनिंग ट्री चाहिए, आप एक कंस्ट्रेंट ऐड कर रहे हो, तब आप फिर जो है ना आपके पास फिजिबल सोल्यूशन जो है ना महदूद हो जाएगा कि सिर्फ ऐसा आपने स्पैनिंग ट्री देखना है जिसकी कॉस्ट जो है मिनिमम हो। और याद रखिएगा कि एक ग्राफ में जो है ना मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक ही होता है। एक से मुराद ये है कि उसकी कॉस्ट जो है ना एक ही होगी। हो सकता है कि आप 3-4 मुख्तलिफ तरीकों से उसको फाइंड कर सकते हो, यानी कि 3-4 मुख्तलिफ तरीकों से स्पैनिंग ट्री निकलेगा, लेकिन जब उसके हम टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे तो वो एक ही होगी। और वो ही हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। और हमने कल भी देखा था कि ऑप्टिमल सोल्यूशन हमेशा एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं होती, या तो उसने मिनिमम चीज देनी होती है आपको या मैक्सिमम चीज। तो ये भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, तो ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है और इसका हमेशा किसी भी एक ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक ही होगा। चलो जी, इसको हम बकायदा शुरू करते हैं। इसमें से दो बड़े मशहूर एल्गोरिदम है स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के, एक प्रिम्स एल्गोरिदम है और दूसरा हमारे पास क्रुस्कुल्स के नाम से एल्गोरिदम है। हम दोनों इसको बारे बारे देखते हैं और दोनों ही ग्रीडी अप्रोच पे काम करते हैं। तो पहले हम प्रिम्स से स्टार्ट लेते हैं। देखें जी, प्रिम्स एल्गोरिदम इज अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम दैट टेक्स अ ग्राफ, जो एक ग्राफ को लेगा एज एन इनपुट एंड फाइंड द सबसेट ऑफ द एजेस, एजेस का सबसेट फाइंड करेगा ऑफ दैट ग्राफ, इस ग्राफ का। अच्छा जी, इसको हम आगे देखते हैं। अच्छा देखें कैसे काम करता है ये। द एल्गोरिथम स्टार्ट विद एन एम्प्टी स्पैनिंग ट्री, स्टार्ट में वो एम्प्टी स्पैनिंग ट्री से, यानी कि कोई भी एजेस जो उसमें शामिल नहीं होंगे उससे स्टार्ट लेगा। द आइडिया इज टू मेंटेन टू सेट ऑफ वर्टिसेस। प्रिम्स एल्गोरिथम क्या करता है? वर्टिसेस के दो सेट्स को मेंटेन करता है अपने एल्गोरिथम के दरमियान। द फर्स्ट सेट कंटेन्स द वर्टिसेस ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। एक ऐसा सेट जिसमें आप उन एजेस को रखोगे या वर्टिसेस को डालोगे जो कि स्पैनिंग ट्री का हिस्सा बन चुके हैं। एंड द अदर सेट कंटेन्स द वर्टिसेस नॉट येट इंक्लूडेड। और दूसरे में आप ऐसे वर्टिसेस को रखोगे जो अभी तक स्पैनिंग ट्री का हिस्सा नहीं बने। क्या होता है? ये कंफ्यूजन होना, अभी अगर हम देखेंगे तो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। एट एवरी स्टेप, हर एक स्टेप पे, इट कंसीडर ऑल द एजेस दैट कनेक्ट्स द टू सेट्स एंड पिक्स द मिनिमम वेट एज फ्रॉम दोज एजेस। वो कह रहा है कि जैसे जैसे आप बिल्ड करना शुरू कर दोगे, लेट्स से कि मेरे पास जो है ना एक फिल वक्त जो है ना इस तरह का एक स्पैनिंग ट्री का जो बनाना मैंने शुरू किया इस तरह का, वो कह रहा है कि जब आप नेक्स्ट यहाँ से एज स्टार्ट पिक करना शुरू करोगे तो आप मेक श्योर करोगे कि जो नेक्स्ट एज होगा ना वो या तो इस वर्टिसिस से या इस वर्टिसिस से या इस वर्टिसिस से कनेक्ट होगा। ये नहीं है कि एक एज यहाँ पे पड़ा है जिसकी कास्ट है 2 लेट्स से, और इधर वाला है 3, और इसी तरह एक इधर कोई पड़ा है उसका है बेशक 4। तो हमने जो मिनिमम एज नेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा वो हमने इन्हीं वर्टिसेस के साथ कनेक्ट वाला करना होगा। बेशक वो अलग पड़ा होगा लेकिन हम उसको नहीं लेंगे, हम ऐसा एज लेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी एमएसटी सेट है उनमें पड़े हुए वर्टिसेस के साथ कनेक्ट होगा। अभी आगे हम चलेंगे तो ये चीजें क्लियर होंगी। अच्छा, आफ्टर पिकिंग द एज इट मूव्स द अदर एंड पॉइंट ऑफ द एज टू द सेट कंटेनिंग एमएसटी। मजीद ये इसको रिपीट करेगा, देखते हैं जी कैसे। देखें जी, आपके पास एक ग्राफ दिया गया है, स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी सर। यस सर। इसमें हम देखते हैं जी प्रिम्स एल्गोरिथम कैसे काम करता है। देखिए जी, आप किसी भी वर्टेक्स से जो है ना स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी वर्टेक्स से आपके पास ओपन जो है, लेट्स से मैं ए से कर। अच्छा देखें, और इसमें जो है ना हम वर्टिसेस की बजाय एजेस को काउंट करते हैं, क्योंकि हमने एजेस की कॉस्ट देखनी है तो हम एजेस को लेंगे। तो मैं जो पहला एज ले रहा हूं ना वो लेट्स से मैंने लिया है ए और बी। इस एज को जो है ना मैंने अपने सेट में इंक्लूड कर लिया।
यानी कि ए भी आ गया और बी भी आ गया। इसके बाद प्रिम्स एल्गोरिथम कहता है कि आपने नेक्स्ट मिनिमम कास्ट एज सिलेक्ट करना है। पूरे ग्राफ में आप देखोगे कि मिनिमम कास्ट एज कौन सा है, लेकिन एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि जो आप एज सिलेक्ट करोगे वो ए या बी इनमें से किसी के साथ कनेक्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि लेट से देखो ना, आप सी और या जिसकी कास्ट 2 है या मुझे ग्राफ में नजर आ रहा है, लेकिन मैं इसको फिल वक्त शामिल नहीं कर सकता अपने ग्राफ में, क्योंकि ये मेरे साथ ना ए के साथ कनेक्ट है और ना ही बी के साथ कनेक्ट है। प्रिम्स एल्गोरिथम कहता है कि आपने ऐसा एज नेक्स्ट सेलेक्ट करना है जिसकी कास्ट मिनिमम हो, लेकिन वो ऑलरेडी जो आपके पास सेट मौजूद है वर्टिसेस का उसके साथ कनेक्ट हो। तो देखिए जी, मेरे पास एक तो ए से कनेक्ट है ए और सी जिसकी कास्ट है 2, और दूसरा मेरे पास बी से कनेक्ट है बी सी जिसकी कास्ट है 2। तो इसमें से कौन सा मिनिमम है? 2 वाला सर, बी टू सी। बी सी जिसकी कास्ट 2 है। B to तो लो C। जी, मैंने बी से सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट मैंने मिनिमम कास्ट देखना है, लेकिन शर्त वही है कि मैंने ऐसा देखना है जो ए या सी से कनेक्ट हो। तो मैंने देखा जी ए और सी या बी से कनेक्ट हो। बी से मतलब अब कोई भी कनेक्ट नहीं है, तो कंप्लीट हो गया। ए का और मैंने सी का देखना है। देखो ए से कनेक्ट है ए सी जिसकी कास्ट है 4। अच्छा, अभी मैं इसको और पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करता हूँ। मैं सी पे आ गया। देखो सी से आगे एक सी डी एज निकल रहा है जिसकी कास्ट है 3, एक सी एफ का एज निकल रहा है जिसकी कास्ट है 4, और एक सी ई एज निकल रहा है जिसकी कास्ट है 2। तो कौन सा मिनिमम है इनमें से? सी टू ई। सी सी से ई। तो मैं इसी को सिलेक्ट करूंगा। ये मैंने अपने फिजिबल सॉल्यूशन या एमएसटी जो सेट है उसमें सीई एज को शामिल कर लिया। फिर इसी तरह सी ई और ए, अब मेरे पास ये ओपन है। इनमें से मैं देखूंगा कि कौन सा ऐसा एज है जिसकी कास्ट मिनिमम है। तो मैंने देखा जी ए से सी की तरफ आ रहा है जिसकी कास्ट है 4, ठीक है जी। सी से डी की तरफ जा रहा है जिसकी कास्ट है 3, ठीक है जी। सी से 4 एफ की तरफ जा रहा है जिसकी कास्ट है 4, और इसी तरह ई भी मेरे सेट में शामिल हो चुका है। ई से एफ की तरफ भी जा रहा है जिसकी कास्ट है 3। तो मुझे पता चल गया कि कास्ट है 3 नेक्स्ट, और उसके पास उसमें मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। मैं ई से एफ भी ले सकता हूँ, उसकी कास्ट भी 3 है। मैं सी से डी भी ले सकता हूँ, उसकी कास्ट भी 3 है। तो यहाँ पे आपके पास ओपन चॉइस है, आप जो मर्जी ले लो। लेट्स से कि मैं ई से एफ ले रहा हूँ। अब अगेन वही देखो, ए सी ई और एफ, इसमें से मुझे नेक्स्ट कनेक्टेड एज ढूंढना है जिसकी कास्ट मिनिमम हो। ए से सी की तरफ मैंने देखा तो एक एज आ रहा है 4, ठीक है जी। अभी मैं और एक्सप्लोर करता हूँ। मैंने सी से डी देखा, उधर एक मेरे पास एज है जिसकी कास्ट है 3, ठीक है जी। ई से मैंने देखा तो ई से मजीद मेरे पास अब कोई भी एज नहीं निकल रहा। एफ की तरफ मैंने देखा तो एफ से डी एक एज है जिसकी कास्ट है 3, यानी कि मेरे पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है या पॉसिबिलिटी जो है वो 3 है। 3 से ज्यादा कम जो है मेरे पास कोई भी एज नहीं है। तो मुझे 3 कास्ट वाला एज ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसमें मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है। लेट्स से मैं एफ से डी कर लेता हूँ। बोला ये मैंने कर लिया। अच्छा, 1 2 3 4 5 6। तो शर्त ये थी कि आपके मिनिमम स्पैनिंग ट्री में नंबर ऑफ वर्टिसेस हो 6। तो मैंने काउंट करना शुरू किया कि मेरे एमएसटी में इस वक्त कितने वर्टिसेस आ चुके हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ये मेरे पास आ चुके हैं 6 के 6 एजेस। और दूसरी शर्त थी कि आपके उसमें हो n-1, यानी कि 6 - 1 5 एजेस होने चाहिए। तो वो मैं पूरी करके देखता हूँ। एक ये 2 3 4 और 5, बिल्कुल जी 5 एजेस, 6 मेरे पास जो है वर्टिसेस शामिल हो चुके हैं। अब मैं इसकी कास्ट जो है ना कैलकुलेट करता हूँ। तो लो जी, ए से बी की मेरे पास कास्ट थी 4 + 2 6 + 2 8 + 3 11 और +3 14। तो इस ग्राफ में से आप जिस भी मर्जी कॉम्बिनेशन के साथ मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालो, क्योंकि अब आपने देखा था कि काफी जगहों पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, मैंने उनमें से एक छोड़ के दूसरा ले लिया था। यानी कि आप दूसरे से भी चलते तो आपके पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री आ जाता। तो इस स्पेसिफिक ग्राफ में आप जो मर्जी एल्गोरिथम लगाओगे, प्रिंस का, क्रुस्कुल का, जो मर्जी एल्गोरिथम लगाओगे और जो मर्जी कॉम्बिनेशन के साथ मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकला है, लेकिन उसकी कास्ट 14 ही रहेगी, 14 से कम नहीं होगी मिनिमम स्पैनिंग ट्री की। तो मेरा कहने का उस वक्त मतलब ये था कि एक ग्राफ में एक ही स्पैनिंग ट्री होता है, मतलब सॉरी मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है, मतलब एक ही कास्ट उसकी एक होगी। कॉम्बिनेशन मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन हमेशा इस स्पेसिफिक ग्राफ में जब भी आप कोई भी एल्गोरिथम चला के मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालोगे, उसकी कास्ट हमेशा 14 आएगी। समझाया कि प्रिम्स कैसे काम करता है? ये सर क्लियर। यस सर, समझ आ गई। अभी हम इसको मजीद थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स
एग्जांपल के साथ देखते हैं ताकि हमारा जो है इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है दोनों तीनों जो एल्गोरिदम है, ताकि हमारी चीजें जो है ना क्लियर होना शुरू हो जाए। तो लो जी, ये थोड़ी सी एक कम्प्लेक्स मेरे पास कह लो कि एग्जांपल है, इसको मैं जो है ना प्रिम्स एल्गोरिदम के थ्रू करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से जी आर्बिट्रेरी मैंने ये 0 वाला जो है ना ले लिया एज अ स्टार्टिंग वर्टेक्स। तो इसमें मेरे पास दो ऑप्शन है, एक 0 से 1 एज है जिसकी कास्ट है 4, दूसरा 0 से 7 है जिसकी कास्ट है 8। तो मैं 0 से 1 वाला जो मिनिमम है वो ले लेता हूँ, उसकी कास्ट है मेरे पास 4, ये मैंने ये लेता। नेक्स्ट अब मैंने एक ऐसा एज ढूंढना है जो 0 से या 1 के साथ कनेक्ट हो और उसकी कास्ट मिनिमम हो। तो मैंने देखा जी 0 के साथ एक एज कनेक्ट है 0 7 की तरफ जिसकी कास्ट है 8, और दूसरा मेरे पास 1 था वर्टेक्स, उसका मैंने देखा कि उसके साथ भी एक एज कनेक्ट है 1 से 2 जिसकी कास्ट है 8, और एक उसके साथ और एज कनेक्ट है 1 से 7 की तरफ ये आ रहा है जिसकी कास्ट है 11। तो अब मैं इन तीनों में से मैंने जो है ना मिनिमम कास्ट ढूंढना सिलेक्ट करना है। तो मेरे मुझे पता चल गया कि 8 कास्ट वाला जो है ना मेरे पास मिनिमम है। अब 8 कास्ट वाला मेरे पास दो है, 0 से 7 भी है, 1 से 2 भी है। तो आप जो मर्जी सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से जो है ना मैं 0 से 7 सिलेक्ट कर लेता हूँ। लो जी, मैंने 0 से 7 सिलेक्ट कर लिया जिसकी कास्ट है 8। अब मैंने 7 और 1 को देखना है। तो 1 को मुझे पता है कि एक तो मेरे पास जा रहा है 1 से 8 2 की तरफ जिसकी कास्ट है 8। अब मैं 7 को एक्सप्लोर करता हूँ। तो मैंने देखा 7 से एक एज जा रहा है 1 की तरफ जिसकी कास्ट है 11। तो ठीक है, अब मैं बाकी अपॉर्चुनिटीज देखता हूँ। 7 से एज जा रहा है 8 की तरफ जिसकी कास्ट है 7। ठीक है, मुझे 8 और 11 से एक मिनिमम कास्ट वाला एज मिल चुका है। लेकिन 7 से एक और एज जा रहा है 6 की तरफ जिसकी कास्ट है 1। तो इससे 3 एज ही जा रहे थे, तीनों मैंने देख लिया और सबसे कम वाला मुझे मिला 7 से 6 की तरफ जिसकी कास्ट है 1, ये वाला। तो इसको मैं अपने MST सेट में इंक्लूड करने लगा। चलो जी, मैं इसको इंक्लूड कर लिया जिसकी कास्ट है 1। अब मेरे पास 6 7 और 1 तीन वर्टेक्स हैं जिनको मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो मैंने 7 के तो ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका हूँ, 1 के भी ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। 6 मेरे पास नया वर्टेक्स ऐड हुआ है, 6 के मैं देखता हूँ। देखिए जी 6 से एक एज जा रहा है 8 की तरफ जिसकी कास्ट है 6। ठीक है जी, और 6 से एक एज जा रहा है 5 की तरफ जिसकी कास्ट है 2। यानी कि मुझे 2 कास्ट वाला तो मिल चुका है। और उससे पहले मुझे पता चला कि 7 में एक तो था, एक वाला वो तो मैं ऑलरेडी कर चुका था। और उसके बाद 7 के पास एक 7 वाला था जिसकी कास्ट 2 से ज्यादा है, जो मैंने अभी देखा है, और एक 11 वाला था उसकी कास्ट भी 2 से ज्यादा है। इस तरह एक वाला भी मेरे पास था जो 2 की तरफ जा रहा था, लेकिन उसकी कास्ट भी 8 थी। तो मुझे पता चला कि ये 2 कास्ट वाला जो है ना, जो अभी मैंने एक्सप्लोर किया, इसकी कास्ट सबसे कम है। तो इसको मैं अपने उसमें MST सेट में इंक्लूड करने लगा। तो लो जी, 6 से 5 मैंने शामिल कर लिया और उसकी कास्ट है 2। अब मेरे पास 5 भी आ गया। तो 5 का मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तो एक एज जा रहा है 2 की तरफ जिसकी कास्ट है 4। एक एज मेरे तरफ जा रहा है 3 की तरफ जिसकी कास्ट है 14। और एक एज जा रहा है 5 से 4 की तरफ जिसकी कास्ट है 10। तो मुझे ये तो पता चल गया कि इसमें से सबसे कम कास्ट वाला 4 है। तो बाकी मुझे ऑलरेडी पता है, 1 से 2 की तरफ आ रहा है वो 8 है, वो भी 4 से बड़ा है। 7 से 1 की तरफ जा रहा है या 1 से 7 की तरफ लगा लो, वो भी 11 है, वो भी कास्ट बड़ी है। और एक 7 से मेरे पास 8 की तरफ जा रहा है, उसकी कास्ट भी 7 है जो इसके 4 से ज्यादा है। तो मैं 5 से 2 की तरफ जो एज जा रहा है जिसकी कास्ट है 4, उसको अपने सेट में इंक्लूड करने लगा। लो जी, मैंने ये जो 2 की तरफ जा रहा था इसको इंक्लूड कर लिया, उसकी कास्ट है 4। अब मैं दो पे पहुंच गया। अब मैं 2 के एक्सप्लोर करने लगा हूं। देखो जी, 2 से 1 की तरफ जा रहा है जिसकी कास्ट है 8। ठीक है, सेम टाइम में 2 से 1 8 की तरफ भी आ रहा है जिसकी कास्ट है 2। तो मुझे एक 2 कास्ट वाला तो मिल गया। अब मैं देखता हूँ क्या इससे कम वाला पॉसिबल है। तो 2 से 1 7 की तरफ 3 की तरफ जा रहा है जिसकी कास्ट है 7। बाकी तो मैं ऑलरेडी देख चुका था, वो सारे के सारे 2 से ज्यादा ही थे पहले भी। तो मुझे पता चल गया कि मैं अब इसमें 2 से 8 की तरफ एक एज आ रहा है जिसकी कास्ट है 2, उसको अपने MST सेट में इंक्लूड करने लगा। तो लो जी, मैंने कर लिया। अब 8 से देखो, एक एच जा रहा है 7 की तरफ जिसकी कास्ट है 7। ठीक है जी, एक 6 की तरफ आ रहा है जिसकी कास्ट है 6। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है ना, अगर मैं 8 से 7 की तरफ सेलेक्ट करता हूं तो देखो ये इस तरह करके साइकिल बन जाएगा। साइकिल बन जाएगा सर। हाँ, साइकिल बन जाएगा। तो इसके अब मैं इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि ये मैंने प्रिम्स एल्गोरिथम में शर्त है कि साइकिल नहीं आना, किसी भी MST में साइकिल नहीं आ सकता। तो अगर मैं 8 से 6 की तरफ भी सेलेक्ट करता हूं तब भी साइकिल बन जाएगा, तो मैं इसको भी इंक्लूड नहीं कर सकता। तो मेरे पास मतलब 8 से 2 पॉसिबिलिटीज थी, वो मैंने एक्सक्लूड कर दी। अब मैं तो अगेन 2 के पास गया। तो 2 से एक एज जा रहा था मेरे पास 3 की तरफ जिसकी कास्ट थी 7। ठीक है जी। और इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन है 5 के। 5 से 4 वाला तो मैं ऑलरेडी इंक्लूड कर चुका हूं। तो एक मेरे पास 14 वाला बाकी है और एक 10 वाला बाकी है। ये दोनों ही 7 से ज्यादा है। तो जो नेक्स्ट
एज मैं इंक्लूड करूंगा जिसकी कास्ट है 7, वो ये वाला है। तो मैं इसको अपने सोल्यूशन में ऐड करने लगा हूँ। लो, जिसको मैंने अपने सोल्यूशन में ऐड कर लिया जिसकी कास्ट है 7। अब मैं 3 पे आ चुका हूँ और साथ ही 5 वाले मैंने एक्सप्लोर करना है। 5 से 1 जा रहा है 14 की 3 की तरफ 14, ये मैं वैसे भी इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि साइकिल बन जाएगा और वैसे कास्ट भी इसके ज्यादा है। दूसरा 5 से जा रहा है 4 की तरफ जिसकी कास्ट है 10। ठीक है जी, एक मुझे मिल गया। लेकिन जैसे ही मैंने 3 को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि 3 से 4 की तरफ आ रहा है जिसकी कास्ट है 9। तो 2 ही मेरे पास अब इस वक्त ऑप्शंस है, एक 3 से 4 की तरफ जिसकी कास्ट है 9 और एक 5 से 4 की तरफ जिसकी कास्ट है 10। तो मैं हमेशा मिनिमम वाला सिलेक्ट करूंगा। तो मैंने 3 से 4 की तरफ जो आ रहा है मिनिमम उसको सिलेक्ट कर लिया जिसकी कास्ट है 9। तो देखो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 वर्टेक्स मेरे पूरे हो चुके हैं। अब मैं एजेस को गिनता हूं, क्या मेरे एजेस जो है वो 9 - 1 यानी कि 8 हैं? अगर है तो ठीक है, करना मुझे फिर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो देखिए जी, मैं एजेस को देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एजेस मेरे पास इस स्पेसिफिक ट्री में है और 9 वर्टेक्स है। तो यही मेरा मुझे स्पैनिंग ट्री कहता है कि यही होने चाहिए। और जिस तरीके से मैंने फाइंड किया ग्रीडी अप्रोच से, वो मुझे गारंटी देता है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री जिसकी कास्ट होगी वो आपको अचीव होगा। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं चुप होऊंगा अजानों की वजह से, अजाने हो जाएं तो फिर बोलते। चलें जी। अच्छा, अब मैंने जो जिस पे काउंट क्या कहते हैं कास्ट दी गई थी उनको प्लस किया तो मेरे पास इसकी टोटल कास्ट आ रही है स्पैनिंग ट्री की 37। तो इसमें से काफी जगह पे हमने देखा था कि नहीं, बल्कि इसमें मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो इस स्पेसिफिक ग्राफ में आप कोई भी स्पैनिंग ट्री फाइंड करने का एल्गोरिथम रन करोगे तो आपके पास जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री आप में फाइंड होगा उसकी कास्ट हमेशा 37 होगी। अच्छा, ये हमारे पास प्रिम्स था। आगे हम देखते हैं क्रुस्कुल्स के नाम से एक दूसरा एल्गोरिथम है, वो भी हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के लिए होता है। इसका तरीकाकार थोड़ा सा चेंज है। अभी जो जिस चीज पे मैंने ज्यादा फोकस किया था प्रिम्स फाइंड करने में वो ये था कि जो भी मिनिमम कास्ट है जब नेक्स्ट सिलेक्ट करते हो उसके लिए शर्त ये है कि वो पहले वाले से कनेक्ट हो, पहले जो वर्टिस आपके पास आ चुके हैं उनसे कनेक्ट हो। जबकि क्रुस्कुल कहता है कि ऐसी कोई शर्त नहीं है। मिनिमम कास्ट है पूरे ग्राफ में जहां मर्जी मौजूद है, आप सर्च करो जहां पे भी आपको मिल जाए उसको इंक्लूड कर। और ये इस assumption पे चलता है कि नियर फ्यूचर में जाके आपस में ग्राफ जो है ना कनेक्ट हो जाएगा और ये जो मिनिमम कास्ट है जो अभी कनेक्ट नहीं था जिसको मैंने शामिल कर लिया ये भी कनेक्ट हो जाएगा। ये इस assumption पे जो है ना काम करता है। तो बस प्रिम्स में और क्रिस्कुल में फर्क सिर्फ यही है कि ये जो है शर्त लगाता है प्रिम्स के हमेशा कनेक्टेड होना चाहिए पिछले वाले एमएसटी के साथ जो आप नया एज सेलेक्ट कर रहे हो। जबकि क्रुस्कुल कहता है कोई भी कहीं भी आपको मिल गया है आप उसको अपने फिजिबल सोल्यूशन या एमएसटी सेट में ऐड कर लो। चलिए जी, हम इसको भी देखते हैं कैसे काम करता है। अच्छा देखिए, सॉर्ट ऑल द एजेस फ्रॉम लो वेट टू हाई, ये इसका पहला स्टेप है। आप एक ग्राफ में जितने भी एजेस दिए गए हैं उनको
असेंडिंग ऑर्डर में, जिसकी कास्ट कम है वो पहले लिख लो, उसके बाद उससे ज्यादा जिसकी कास्ट है उसको लिख लो। इस तरह करके जो है ना सारे एजेस को आपने लिख लेना है, सॉर्ट कर लेना है। टेक द एज विद द लोएस्ट वेट। अब चूंकि आपने सॉर्ट कर लिया है तो पहले नंबर पे आपको वो एज मिलेगा जिसकी कास्ट सबसे कम होगी। वो कह रहा है कि आप ऐसे एज को लो जिसकी कास्ट सबसे कम है, एंड ऐड इट टू द स्पैनिंग ट्री, और जो स्पैनिंग ट्री आप बना रहे हो उसमें ऐड कर लो। अच्छा देखो, लेकिन अगली शर्त देखो, इफ एडिंग द एज क्रिएटेड अ साइकिल, अगर आप उस एज को सिलेक्ट करने लगे हो और आपने देखा कि उससे साइकिल बन रहा है, देन रिजेक्ट दिस एज, तब आप इस एज को रिजेक्ट कर दो और आगे मूव कर दो। कीप एडिंग एजेस अंटिल वी रीच ऑल वर्टिसेस। इसी तरह आप एजेस को, क्योंकि 60 तो आपने कर ही लिए हैं, एक एक करके उठाते रहो, क्योंकि हमने देखा था ग्रीडी अप्रोच क्या कहती है कि प्रॉब्लम को आपने स्टेजेस में सॉल्व करना है, एक वक्त में एक इनपुट। तो ये वही वाली बात हो रही है कि हर एक स्टेप में एक इनपुट आ रही है, एक एज आ रहा है। तो इसी तरह आप एज को ऐड करते रहो अंटिल वी रीच ऑल वर्टिसेस, यहां तक कि आप तमाम के तमाम वर्टिसेस आपके उसमें शामिल हो जाएं। Thus we can say that it makes a locally optimal choice in each step in order to find the optimal solution। ठीक है, जिसको देखते हैं। तो लो जी, आपके पास ये ग्राफ मौजूद है, अभी हमने इस पे प्रिम्स एल्गोरिथम भी रन किया था, तो सेम ग्राफ है, इस पे हम उसको भी रन करेंगे। अच्छा, पहला स्टेप क्या है कि आप एजेस को देखो। तो सबसे छोटा एज, अभी लेट्स से कि मैं इसको जो है ना नंबरिंग कर लेता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। सबसे स्मॉलर एज मुझे मिला है सी टू एफ, जिसकी कास्ट है 2, तो मैंने सबसे पहले इसको लिख लिया। अच्छा, इसी तरह मेरे पास एक बी टू सी भी है जिसकी कास्ट है 2, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट मैंने 2 के बाद देखने शुरू किए, तो एक सी से डी है जिसकी कास्ट है 3। इसी तरह एक डी से एफ की तरफ भी जा रहा है, ये वाला, जिसकी कास्ट है 3। इसी तरह एक ई से एफ की तरफ भी जा रहा है, ये वाला, जिसकी कास्ट 3 ही है, इसको भी मैं लिखने लगा। अच्छा, 3 वाले मेरे कंप्लीट हो गया, मैं 4 वाले देखता हूँ। तो देखो, ए से सी की तरफ आ रहा है, जिसकी कास्ट है 4। इस तरह एक सी से एफ की तरफ भी जा रहा है, जिसकी कास्ट है 4। इनको मैंने जो है ना टेबल में लेट्स से के बना दिया। चलो, इसको मैं टेबल में लिखने लगा हूँ, सेम चीज को जो मैंने अभी कैलकुलेट किया। तो ये आपके पास इसी तरह करके एक टेबल बन गया है, वेट के हिसाब से मैंने उनको सॉर्ट कर दिया। जी, क्या कह रहे हो समर? मैं ए से बी की तरफ भी तो 4 है सर, नेट वाला। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे शामिल कर लिया। ये टेबल में आपको नजर आ रहा होगा, ए से बी की तरफ ये रहा। ठीक है जी सर। अच्छा, अब काम आसान है। वो कहता है कि जिसकी कास्ट सबसे कम है वो उठा लो। तो मेरे पास मेरे टेबल में जो मैंने अभी सॉर्ट किए थे, बी टू सी की तरफ जा रहा है कैच, ये बी टू सी की तरफ जा रहे हैं, इसको मैं सबसे पहले पिक कर लेता हूँ। लो जी, बी से सी की तरफ आ रहा है, इसको मैंने पिक कर लिया। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मैंने मूव किया तो मुझे पता चला कि एक सी से ई की तरफ एक एज है, उसकी कास्ट नेक्स्ट मिनिमम है। तो बेशक वो कनेक्ट है नहीं है, तो इसमें तो बाई चांस मेरे पास कनेक्ट है, तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। इस कास्ट है 2। नेक्स्ट मैंने मूव किया तो मुझे पता चला कि एक सी से डी की तरफ एज है जिसकी कास्ट है 3, तो मैं इसको इंक्लूड करने लगा और इसको इंक्लूड कर लिया। फिर नेक्स्ट में मूव कर किया तो मुझे पता चला कि डी से एफ की तरफ आ रहा है जिसकी कास्ट है 3। लो जी, मैं डी से एफ की तरफ आ गया 3 कास्ट में। नेक्स्ट मैंने मूव किया तो मुझे पता चला कि ई से एफ की तरफ एज आ रहा है जिसकी कास्ट है 3। तो मैंने ई से एफ की तरफ लगाने लगा, तो मुझे पता चला कि अगर मैं लगाऊंगा तो इससे बन जाएगा साइकिल। हाँ, और मुझे क्रिस्कल एल्गोरिथम कहता है कि अगर वो एज साइकिल नहीं बना रहा तब तो आप इसको इंक्लूड करो, अगर बना रहा है तो तब उसको इंक्लूड ना करो, तो सिंपली मूव कर दो। तो मैं इसको इंक्लूड नहीं करूंगा, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पे आऊंगा। यहाँ पे मैं आया, ए से बी की तरफ है जिसकी कास्ट है 4। लो जी, ये ए और यहाँ से बी की तरफ जिसकी कास्ट है 4, तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट मैंने मूव किया, ए से सी की तरफ है जिसकी कास्ट है 4। तो जैसे ही मैंने ए से सी की तरफ लगाने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि इससे भी मेरे पास
क्या बन जाएगा, साइकिल। तो इसको मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, तो ये भी मैंने इंक्लूड नहीं किया। तो मैंने नेक्स्ट मूव किया, तो मेरे पास एक एज आया सी से एफ। तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करने लगा तो मुझे पता चला कि इससे भी साइकिल बनेगा, तो मैं इसको भी मूव नहीं करूंगा, और इस तरह करते हुए मेरे पास तमाम के तमाम सेट एज जो है वो खत्म हो गए। तो ये जो मेरे पास आया है, ये आपके पास क्रुस्कुल एल्गोरिथम के मुताबिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। अच्छा, जी सर 14 आ रही इस पे जो है है, टोटल कॉस्ट 14 आ रही है सर, और 3 सर हाँ केसेस लूप के थे साइकिल के। बिल्कुल, क्योंकि ये स्पेसिफिक एग्जांपल मैंने बताया कि जो मर्जी एल्गोरिथम रन करोगे जब भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकलेगा। देखो ये इसके पहले वाले से मुख्तलिफ है जो हमने बनाया था, लेकिन कास्ट इसकी हमेशा 14 आएगी स्पेसिफिक ग्राफ पे। आप कभी भी जो भी एल्गोरिथम रन करोगे, ठीक है। यस सर, समझ आ गई। जी सर। ठीक है, ये मैंने आखिर में ड्रा भी कर दिया है। अच्छा, इसमें जो है ना एक नया वो लिया हुआ है, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमने ये वाला एज लिया था अपने सोल्यूशन में जो है ना, तो उसने ये ले लिया, तो कोई बात नहीं, दोनों की कास्ट 4 थी। अब हम इसको काउंट कर लो तो इसकी भी मिनिमम कास्ट जो है वो 14 ही आएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल है जो थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। ये हमने पहले भी की है ना हमने ये पहले। यस सर, की है अच्छा, अभी। की है नहीं। फ्रेम्स एल्गोरिथम। अच्छा ठीक है, फ्रेम्स एल्गोरिथम। ठीक है। इस पे हम अब इसको अब हम क्रुस्कुल एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि ये कम्प्लेक्स है, इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा और ध्यान से देखना, इसमें कंफ्यूजन के चांसेस ज्यादा है। तो देखिए जी, पहला स्टेप है कि आप तमाम के तमाम एजेस को सॉर्ट कर लो मिनिमम कास्ट के हिसाब से। तो ये मैंने सारे कर लिए, टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही कर लिया, एक टेबल बना हुआ है साथ साइड पे। तो इसमें सबसे मिनिमम कास्ट है 1, और वो है 7 to 6। ये जो मेरे पास आ रहा है, देखो इसको मैं इंक्लूड करने लगा हूं अपने सॉल्यूशन सेट में, 7 to 6 1 कास्ट में। नेक्स्ट वो कह रहा है कि दूसरे की मिनिमम कास्ट है, वेट है जिसका 2, और वो 8 से 2 की तरफ जा रहा है। तो ये देखो 8 से 2 की तरफ जा रहा है जी, इसको इंक्लूड करो। देखो अब ये कनेक्ट नहीं है, लेकिन क्रुस्कुल कहता है कि बेशक कनेक्ट हो बेशक ना हो, अगर उसकी कास्ट आपको कम मिल रही है ना तो इसको इंक्लूड कर लो। तो लो जी, 8 से 2 की तरफ मैंने इसको इंक्लूड कर लिया 2 कास्ट के साथ। नेक्स्ट कास्ट 2 है 6 से 5 की तरफ, इस एज की बात हो रही है, तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया 2 कास्ट के साथ। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास है जिसकी कास्ट है 4, और वो जा रहा है 0 से 1 की तरफ, 0 से 1 की तरफ। लो जी, यहाँ पे मैं 0 बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ 1, और इसकी कास्ट है 4, ये मैंने इंक्लूड कर लिया। अच्छा, उसके बाद मैं नीचे आ गया। नेक्स्ट मेरे पास है, उसकी कास्ट है 4, वो जा रहा है 2 से 5 की तरफ। जी, 2 से 5 की तरफ, इस एज की बात हो रही है, ठीक है, जिसको हम इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि मैं इसको इंक्लूड कर लूँ तो कोई साइकिल नहीं बन रहा। अब हमने ये चेक, क्योंकि अब थोड़ा सा कम्प्लेक्स होना शुरू हो गया, तो अब हम चेक करेंगे। तो मैंने चेक किया तो मुझे पता लगा कि कोई साइकिल नहीं बनेगा, तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया, इसकी कास्ट है 4। नेक्स्ट मेरे पास है जी जिसकी कास्ट है 6, और वो जा रहा है 8 से 6 की तरफ, ये 8 से 6 की तरफ। देखो अगर मैं इस 8 से 6 की तरफ इसको यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ, तो ये देखो साइकिल बन जाएगा। तो मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए सर। हाँ, तो इसको मैं इंक्लूड नहीं करता। एक मिनट, इसको जरा साफ कर दूं। ये मैंने रूल आउट कर दिया। नेक्स्ट है जिसकी कास्ट है 7, और वो जा रहा है 2 से 3 की तरफ, 2 से 3 की तरफ। इसको मैं इंक्लूड करूँ तो कोई साइकिल बनेगा, ठीक है जी। 2 से 3 की तरफ मैंने इसको इंक्लूड कर लिया, क्योंकि साइकिल नहीं बन रहा था और कास्ट भी इसकी मिनिमम थी, तो इसको मैंने इंक्लूड कर लिया। तो ये हो गया। नेक्स्ट मैंने मूव किया तो एक एज आ रहा है मेरे पास 7 से 8 की तरफ, इधर है जी 7, ये रहा 7 से 8 की तरफ। हाँ जी बताएं, इंक्लूड करना चाहिए मुझे, नहीं करना साइकिल चाहिए? यहाँ बन से जाएगा सर। नहीं इंक्लूड, नहीं साइकिल बन इंक्लूड करना जाएगा, सर, साइकिल बन तो ये जाएगी। मैं, हाँ इसको मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट में आया 8, इसकी कास्ट है 0 से 7 की तरफ,
कहाँ है जी 0? ये रहा 0 से 7। हाँ जी, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यस सर, कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें तो लूप कर लेना नहीं चाहिए बन क्योंकि रहा। इससे कोई साइकिल नहीं बनेगा। ठीक है, ये मैंने इंक्लूड कर लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास है 1 से 2 की तरफ, जिसकी कॉस्ट है 8। किधर है जी 1? ये रहा। हाँ जी, 1 से 2 मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए सर, लूप बन जाएगा। नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं करूंगा तो इससे साइकिल बन जाएगा, तो ये मैंने रूल आउट कर दिया। नेक्स्ट में आ गया 3 से 4 की तरफ। इधर है जी 3, ये रहा 3 से 4। ये लो जी, इसमें तो कोई साइकिल नहीं है, ये मैंने इंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट मेरे पास है जी 5 से 4 की तरफ। 5 नहीं से करना 4 है की तरफ, हाँ इंक्लूड। जी, नहीं इंक्लूड करना क्योंकि बन जाएगा साइकिल। नेक्स्ट है मेरे पास 1 से 7 की तरफ। ये हाँ भी जी, नहीं करना करेंगे। चाहिए नहीं करना चाहिए ये वाला? नहीं करेंगे, इससे भी नहीं साइकिल बन करेंगे जाएगा। सर। बिल्कुल। और आखिरी है 3 से 5 की तरफ, ये वाला करना चाहिए नहीं करना ये भी नहीं चाहिए? करेंगे सर। ये नहीं। भी नहीं करेंगे। तो ये मेरे पास इनपुट हो गई खत्म। तो इस स्पेसिफिक एग्जांपल में ये जो है एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री आपके पास निकला है। इसकी कास्ट हम देख लेते हैं। 4 जमा 8 12। क्या लिखा हुआ है मुझे, इसमें आई हुई है। अच्छा, इसको बाद देखते हैं। 4 8 12, एक ये एक है 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21, 21 और 7 28, 28 और 2 37। मेरे ख्याल में किया था हमने ये प्रिम से ना, उसकी भी 37 कॉस्ट निकली या थी। सर, उसमें बस उसका 37 ही आई थी। हाँ, तो ये स्पेसिफिक इस एग्जांपल पे आप जो मर्जी मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करने का एल्गोरिथम रन करोगे, इसकी कॉस्ट निकलेगी 37। तो ये पुष्को का तरीका था। वो कहता है कि यार बेशक जहां पे भी आपको मिनिमम मिल जाता है, बस एक शर्त चेक करो कि उससे साइकिल नहीं बन रहा। करेक्ट है नहीं है, जैसे प्रीम कहता था, वो वाली कोई सीन नहीं है इसमें। बस मिल गया है, साइकिल नहीं बन रहा, उसको अपने सोल्यूशन सेट में इंक्लूड कर। और ये ज्यूम करके चलता है कि आखिर में किसी ना किसी तरह से वो कनेक्ट हो जाएगा, और हमने देखा कि ये वाकई ये चीज काम करती है और कनेक्ट हो जाती है। ये इसका एक सोल्यूशन सेट है जी, मैंने डाल भी दिया नेक्स्ट स्लाइड में, ताकि जब आप इसको कभी ड्राई रन करें तो आपको आसानी रहे चेक करने में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बैकेस्ट्रा एल्गोरिथम है। बड़ा मशहूर है, बहुत ज्यादा इसके कंप्यूटर साइंस में इस्तेमालात है। लेकिन ये क्या होता है? गिवन अ वेटेड ग्राफ, एक वेटेड ग्राफ आपको दिया जाता है, एंड अ सोर्स वर्टेक्स, और कोई सोर्स वर्टेक्स आपको बता दिया जाता है। फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द सोर्स। उस सोर्स वर्टेक्स से ना आपने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना होता है। कहाँ का? टू ऑल द अदर वर्टिसेस, बाकी ग्राफ में मौजूद तमाम अदर वर्टिसेस तक। तो ये है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि एक सोर्स है, उससे आपने तमाम बाकी वर्टिसेस तक का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। तो डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम ये चीज आपको फाइंड करके देता है। अच्छा, नोट द गिवन ग्राफ डज नॉट कंटेन एनी नेगेटिव एज। ये इसका है कि डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम है, वो नेगेटिव एज अगर कोई है, यानी कि कोई ऐसा एज है जिसपे कास्ट जो दी गई है वो नेगेटिव है, तो उसमें वो काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। यानी कि हम उसको 100% छोटी से नहीं कह सकते कि वो काम करेगा। तो इसलिए हम अपने जो है ना सेफ्टी के लिए यही कहते हैं कि ऐसे ग्राफ पे ये वर्क करेगा जिसमें नेगेटिव एज नहीं है। फिर हम 100% छोटी से कह सकते हैं कि इस ग्राफ में डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम आप जब भी रन करोगे तो आपको जो है हमेशा ये सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ रिटर्न करेगा। अच्छा, इट डिफर्स फ्रॉम द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। आपको लग रहा होगा सर ये तो है तो उसी तरह का, मिनिमम कॉस्ट ही फाइंड करनी है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफर करता है। कैसे? बिकॉज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्टिसेस, वो कहता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्टिसेस माइट नॉट इंक्लूड ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ। हो सकता है कि वो तमाम के तमाम वर्टिसेस शामिल ना करें। कैसे? देखो जी, ये एक वर्टिस है आपके पास, ये बी है, ये सी है, और लेट्स से ये डी है। इस तरह ग्राफ आपके पास है। अब ए से बी पे जाने का है 5, और बी से सी पे जाने का लेट्स से 6। ए से डी पे जाने का मेरे पास है 1, और डी से सी पे जाने का लेट्स से 3 है। अब मैंने देखो ए और सॉरी बी और डी पे तो मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ, ये ए से, ये मेरा सोर्स वर्टेक्स है। उसके बाद मैंने सी पे भी जाना है। तो सी पे जाने का तो तरीका ये है कि मैं ए से बी पे जाऊं और बी से सी पे जाऊं। लेट्स से कि यहाँ पे कोई एक एज और डालो, इससे तो क्लियर नहीं होगी। एक और वर्टेक्स है जी ई, उससे आगे 4 कास्ट में सी पे पहुंचता है, इस तरह कुछ कर लो। तो बी से मैं ई पे जाऊं और ई से मैं डायरेक्ट सी पे जाऊं, एक तो तरीका है ये। तो इसमें मेरी कास्ट टोटल लगेगी 5 और 6 11, 11 और 4 15।
दूसरा क्या कि मैं ए से डी पे आ जाऊं एक कास्ट में और डी से सी पे चला जाऊं 3 कास्ट में, टोटल 4 कास्ट में। तो देखो मैंने अब हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना होता है, तो मैं क्या करूंगा ए से बी पे चलो मैं चला जाऊंगा, लेकिन जब मैंने सी पे जाना होगा ना, मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा जो बीच वाला है, मैं ए से आऊंगा डी पे और डी से चला जाऊंगा सी पे 4 कास्ट में। तो देखो जो बीच वाला ई वर्टेक्स था इस पे मैं गया ही नहीं हूं, जबकि मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहता है कि आपके पास ग्राफ के तमाम वर्टिसेस होने चाहिए स्पैनिंग ट्री में। एजेस बेशक कम होंगे लेकिन वर्टिसेस तो सारे होंगे। लेकिन डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम कहता है कि मैंने शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है और उसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं ग्राफ के तमाम वर्टिसेस को अपने सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड करूं। तो ये डिफरेंस है डाइकेस्ट्रा में और स्पैनिंग ट्री में। स्पैनिंग ट्री में आप तमाम के तमाम वर्टिसेस को इंक्लूड करते हो और डाइकेस्ट्रा में पॉसिबल है कि एक वर्टेक्स, एक से ज्यादा वर्टेक्स आपके पास शामिल ही ना हो। पॉसिबल है, हर दफा हमेशा ऐसा नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक टर्म यूज होती है रिलैक्सेशन। क्या है ये रिलैक्सेशन? मैंने पहले भी बताया था नेटवर्किंग में जब हमने वो राउटिंग एल्गोरिथम पढ़ा था। क्या चीज है रिलैक्सेशन, कौन बताएगा? सर स्टार्टिंग में तमाम क्योंकि ये एक ग्रेडी अप्रोच को फॉलो करता है, सिर्फ करंट हम स्टेज को देखते हैं, हमें फ्यूचर के पता नहीं होता। तो फ्यूचर में जितने भी नोड्स हों उसको हम इन्फिनिटी के तौर पे काउंट करते हैं। तो जब भी वो किसी भी स्टेज पे पहुंच जाता है तो वो फिर अपनी वैल्यू को स्विच कर देता है, कॉस्ट को स्विच कर देता है इन्फिनिटी के साथ। तो इसी को सर रिलैक्सेशन कहते हैं। ठीक है जी, देखें डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम क्या कहता है कि जो सोर्स वर्टेक्स है ना उससे डायरेक्ट कनेक्ट है, उसकी कास्ट उसको पता चल जाती है पहुंचने की। कैसे पता चल जाती है? एज पे दी गई होगी। इनिशियली सबको इन्फिनिटी मान के चलता है, लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे काम करता है। इनिशियली जो है ना ये कहेगा कि सिर्फ ए की कास्ट मुझे पता है, ए से ए पे जाने की कास्ट वो है 0। बाकी जितने भी ग्राफ में वर्टिसेस हैं सब की कास्ट मेरे लिए इन्फिनिटी है, मुझे अब नहीं पता कितनी है, तो मैं इन्फिनिटी मान के चलता हूं। अब ये एक्सप्लोर करना शुरू करता है, तो जो वर्टेक्स इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट होगा तो उसकी कास्ट तो एज पे दी गई होगी, उससे उसको फाइंड कर लेगा, ये को पता चल जाएगा। लेट्स से ए से बी के पास जाने का उसको पता है 2 है, तो ये अपने इसको अपडेट करके 2 कर लेगा। लेकिन अभी भी वो सी पे डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता, बिल्कुल नहीं पहुंच सकता। तो क्या करेगा? पहले बी पे आएगा और फिर वो देखेगा कि बी से डायरेक्ट कौन सा कनेक्ट है। सी कनेक्ट है, हाँ जी बिल्कुल है। फिर वो देखेगा कि बी से सी पे पहुंचने की क्या कास्ट है, 4। और जो ऑलरेडी मुझे दी गई है वो क्या है, इन्फिनिटी। अब ये एक चीज काउंट करता है कि यार जिस नोड पे मैं खड़ा हूं उसकी कास्ट कितनी है। लेट्स से इस एग्जांपल पे 2 और उस नोड से लेके नेक्स्ट नोड पे जहां पे मुझे जाना है उस पे पहुंचने की कास्ट कितनी है, इस एग्जांपल में 4। अगर तो वो छोटी है किससे, जो नेक्स्ट नोड की इस वक्त कास्ट है मेरे पास और वो है इन्फिनिटी, तो वो क्या कहता है कि यार जो सी की कास्ट है ना, अगर तो ये भी है बड़ी और मैंने जो इस तरह काउंट की है 2 जमा 4 करके वो छोटी है, तो इस इन्फिनिटी को चेंज करके 2 जमा 4 यानी कि 6 कर दो। समझ आई स्टेप की क्या हुआ है? यस सर समझ आ गई। हाँ, इसको कहते हैं रिलैक्सेशन। अब इसको मैंने जो एल्गोरिथम में आप अगर आप लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, देखो वो कह रहा है कि चेक करते हैं इफ कास्ट ऑफ यू, यानी कि अगर मैं बी पे खड़ा हूं इस वक्त तो बी मेरे पास यू ले लो और सी ले लो वी। वो कह रहा है कास्ट ऑफ यू यानी कि 2 प्लस कास्ट ऑफ यू वी एज, यू से वी एज जिसकी कास्ट है 4 यानी कि 2 ये प्लस 4 ये। वो छोटा है कास्ट ऑफ वी से। कास्ट ऑफ वी क्या है, इन्फिनिटी। क्या इन्फिनिटी से छोटा है? हाँ जी छोटा है। तो क्या करो, डी ऑफ वी यानी कि सी की कास्ट उसमें क्या रख दो, डी ऑफ यू यानी कि 2 जमा यू वी एच की कास्ट 4 यानी कि 2 जमा 4 6 रख दो सी पे। तो ये मैंने किया है। तो ये हम हर एज के लिए सॉरी हर वर्टेक्स के लिए चेक करते हैं। अगर तो रिलैक्सेशन हो रही है यानी कि छोटा है फिर तो हम चेंज करेंगे, लेकिन अगर हम फाइंड करते हैं और जो पहले दिया गया है वो ऑलरेडी छोटा है तो फिर हम चेंज नहीं करते। तो इस स्पेसिफिक जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन। तो ये जान है कह लो डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम की, इसी पे सारा काम करता है। तो देखें जी, सर जी ये प्रीवियस स्लाइड जरा खोलिएगा। जी खोल लिया। सर ये जो इस तरह के फॉर्मेट में लिखा हुआ है टी यू और सी यू वी, ये सर इस तरह से क्यों लिखा हुआ है, ये काइंडली बताइएगा। क्योंकि ये लिखने का तरीका है।
यहाँ सर मतलब ये डी यू सी ये क्या है इधर? यू मैंने बोला है जिस पे मैं खड़ा हूँ, बी पे खड़ा हूँ तो कोड मान यू सकते बी हैं है, इसको सर, हम इक्वेशन मान सकते हैं इसको। और वी वो है जिसपे मुझे जाना है नेक्स्ट। ये मैंने लिखा था, वो है नोड के अंदर वी। ये सर सारी सपोज वैल्यूज है ना, यानी कि ये कोई डी यू है तो नहीं ना कुछ, यानी कि ये यार फार्मूलाज है ना, किसी चीज में तो आप रखवाओगे ना, वेरिएबल है फार्मूला जिसमें बनाया कास्ट ना। स्टोर करोगे। सही सर। फार्मूला क्या होता है जेनेरिक करने के लिए। अभी तो एक एग्जांपल पे तो मैं 2 जमा 4 लिख के आपको समझा दूंगा, लेकिन जब मैंने एल्गोरिथम रन करना है उसमें तो मैं 2 जमा 4 नहीं लिखूंगा ना, वो रन टाइम पे डिसाइड होगा इसमें क्या वैल्यू आएंगी। तो उसको वैल्यू को मैंने कहीं पे तो स्टोर करवाना है ना, जैसे आप ए और बी में करवाते आ रहे हैं, तो वही ये चीज है। जी बेहतर सर। देखें जी, ये आपके पास ग्राफ है, इस पे आप डायगोनल एल्गोरिथम रन करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि वो कैसे रन करता है। तो इसमें से आप किसी को भी जो है ना शुरू में सोर्स वर्टेक्स ले सकते हो। लेट्स से मैं ए को ले लेता हूँ और मुझे पता है कि ए से ए पे जाने की कास्ट है 0, तो इसकी कास्ट है 0, बाकी सबकी इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी में बना दिया। अच्छा, अब मैं देखूंगा ए से डायरेक्ट कौन कौन से वर्टेक्स कनेक्ट है, तो मुझे पता लगा यार एक तो बी कनेक्ट है और उसकी कास्ट है 4। अब मैं रिलैक्सेशन करूंगा। ए की अपनी कास्ट है 0, इस एच की कास्ट है 4, 0 + 4 4। क्या 4 इन्फिनिटी से छोटा है? हाँ जी छोटा है, तो इन्फिनिटी को क्रॉस करके 4 कर दो, रिलैक्सेशन हो। दूसरा कनेक्ट है मेरे साथ सी। ए की अपनी कास्ट क्या है? 0। ए से सी पे पहुंचने की कास्ट क्या है? 4। 0 + 4 4। क्या 4 इन्फिनिटी से छोटा है? हाँ जी छोटा है, तो रिलैक्सेशन कर दो। ए मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूँ, उसको मैं इंसर्कल कर दूँ। यहाँ पे मैं डाल भी लेता हूँ कि ए सिलेक्ट हो चुका है सेट में। अब देखो बी सी डी ई और एफ ये वर्टेक्स मेरे पास है। अब इसमें से मैंने मिनिमम कास्ट जिसकी वर्टेक्स की है वो देखना है। बी की कास्ट है 4, सी की कास्ट है 4, डी की कास्ट है इन्फिनिटी, ई की कास्ट है इन्फिनिटी, एफ की कास्ट है इन्फिनिटी। 4 कास्ट मेरे पास मिनिमम है, वो बी की भी है, सी की भी है, जिसको मर्जी सिलेक्ट कर। लेट्स से मैं बी को कर लेता हूँ, तो जी मैंने बी को कर लिया। बी पे पहुंचने के बाद अगेन रिलैक्सेशन। ए तो ऑलरेडी हो चुका है, इसको तो मैं नहीं छेड़ूंगा। बी से सी पे जाने की कास्ट 2 है, बी की अपनी कास्ट क्या है? 4। 4 + 2 6। क्या 6 4 से छोटा है? नहीं सर, चेंज करेंगे नहीं करेंगे सी की कास्ट को? नहीं करेंगे सर। नहीं करेंगे, तो नो रिलैक्सेशन, कोई बात नहीं। तो बी भी मेरे पास एक्सप्लोर हो चुका है। अब मेरे पास है सी डी ई और एफ। सी की कास्ट है 4, डी की कास्ट है इन्फिनिटी, ई की कास्ट है इन्फिनिटी, एफ की कास्ट है इन्फिनिटी। तो जो सबसे छोटा है उसको मैंने सेलेक्ट करना है। तो लो जी, क्योंकि मैं अब बी से नहीं जा रहा, सी से ए से ही आ रहा हूँ, उस पर वही मैंने 4 वाली कास्ट वाला, तो मैंने सी भी अपने सेट में इंक्लूड कर लिया। इसको मैं सर्कल भी कर देता हूँ, इसको भी कर लिया। अब मैं सी के पास, सी पे पहुंच चुका हूँ। सी की अपनी कास्ट कितनी है? 4। सी से डी पे जाने की कास्ट कितनी है? 3। 4 + 3, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 7। तो क्या 7 इन्फिनिटी से छोटा है? यस सर। ठीक है, रिलैक्सेशन होगी। लो जी, रिलैक्सेशन होगी। सी के साथ दूसरा कौन सा कनेक्ट है? सी टू एफ। सी की अपनी कास्ट है 4, सी से एफ पे जाने की कास्ट है 4। 4 + 4 8, इन्फिनिटी ऑलरेडी है मेरे पास, इसको क्रॉस करके 8 कर दूं। सी से एक और एज कनेक्ट है मेरे पास ई की तरफ। सी की अपनी कास्ट है 4, सी से ई पे जाने की कास्ट है 2। 4 + 2 6, ऑलरेडी मेरे पास इन्फिनिटी है, तो इसको मैं रिलैक्स करके 6 कर दूंगा। सी भी मेरे पास एक्सप्लोर हो चुका है। नेक्स्ट मेरे पास है डी ई और एफ। डी की कास्ट है 7, ई की कास्ट है मेरे पास 6 और एफ की कास्ट है 8। तो मेरे पास मिनिमम कास्ट है एज की ई की, तो मैं ई को सिलेक्ट करने लगा। चलो जी, मैंने ई को इंक्लूड कर लिया अपने सोल्यूशन सेट में। ई की कास्ट है मेरे पास 6। अब मैं चेक करूंगा क्या कोई रिलैक्सेशन होगी। ई से, ई की अपनी कास्ट है 6, ई से एफ पे जाने की कास्ट है 3। 6 + 3 9, और पहले कास्ट है मेरे पास 8। क्या रिलैक्सेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए सर। नहीं करते, क्योंकि 9 आ रही है, वो ऑलरेडी 8 है, तो हमने देखा था कि कम हो तो हम करेंगे, तो इसको हम रिलैक्सेशन नहीं करेंगे। तो बाकी इसके साथ कोई कनेक्ट भी नहीं है, तो ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट जो मिनिमम है वो 7 और 8 में से है, तो वो मेरे पास है 7। तो मैं डी को सिलेक्ट करूंगा। लो जी, मैंने डी को सिलेक्ट कर लिया। डी पे मैं पहुंच चुका हूं। डी के अपनी कास्ट है 7 और डी से सिर्फ एक
एज आगे निकल रहा है, बाकी तो मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ, डी से एफ की तरफ, उसकी कास्ट है 3, 7 + 3 10। तो डी से अगर मैं एफ पे आता हूँ तो 10 कास्ट में आऊंगा, ऑलरेडी मेरे पास है 8, तो नो रिलैक्सेशन, तो डी भी मेरे पास एक्सप्लोर हो गया, और लास्ट मेरे पास एफ बच गया, तो उसको मैं एक्सप्लोर कर लूंगा। लो जी एफ, इस तरह मेरा पास जो है वो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। क्या हुआ कि ए से मैं स्टार्ट करता हूँ, ए से बी मेरे पास डायरेक्ट पहुंचा जा सकता है, ठीक है जी, शॉर्टेस्ट पाथ है। उसके अलावा ए से सी पे पास मेरे पास डायरेक्ट पहुंचा जा सकता है, ठीक है जी, शॉर्टेस्ट पाथ है। उसके बाद देखो, अगर मैंने डी पे जाना है तो मेरे पास काफी सारे रास्ते हैं, लेकिन मैं ए से सी पे आऊंगा और सी से डी पे जाऊंगा, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ रास्ता, ये मेरे पास शॉर्टेस्ट होगा। इसी तरह अगर मेरे पास ई पे जाना है तो मेरे पास काफी सारे रास्ते हैं, लेकिन मैं ए से सी पे आऊंगा और सी से, ये देखो ऑलरेडी जो मैंने अंडरलाइन किया होता, सी से ई पे आऊंगा, ये मेरे पास मिनिमम कास्ट में होगा। इस तरह एफ पे पहुंचने के मेरे पास काफी सारे रास्ते हैं, लेकिन मैं ए से सी की तरफ आऊंगा, सी से ई पे और ई से एफ पे जाऊंगा, तो ये मेरे पास शॉर्टेस्ट पाथ है, कम से कम कास्ट में मुझे लेके जा रहा है। इस तरह से डाइकेस्ट्रल एल्गोरिथम वर्क करता है। समझ आ गई है? यस सर, समझ Yes, आ गई sir. सर। ठीक है, ये एक थोड़ी सी कम्प्लेक्स एग्जांपल है, इसको भी हम देख लेते हैं ताकि हमारी मजीद प्रैक्टिस हो सके। तो लो जी, ये मेरा सोर्स वर्टेक्स है, इस पे पहुंचने की कास्ट है 0, बाकी सब की है इन्फिनिटी। सर तो मैं सबको प्रीवियस infinity कर- स्लाइड खोलें। ले जी, खोल ली। इसमें हमने आपने कहा भी शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, वो एक ही ग्राफ का होगा। इसमें तो 2-3 रूट बन रहे हैं, तो हम कौन सा ग्राफ लेंगे? यानी ए से 2-3 सी का ई एफ जाएंगे, किस तरह जाएंगे ए से एफ की तरफ? वो तो सिंगल सोर्स से है ना, सिंगल सोर्स हमने है ना ए यार, से बी, सी से आपने जाना है आगे। सर सोर्स नहीं, यानी ए ए है से ना, सी, ए सी से से ही जा ई और सकते ई हैं। से एफ। जी जी ये 4 2 6 6 और 3 8, इस तरह से जो नीचे बन रहा है रूट। जी जी बिल्कुल। ऊपर वाला यानी कंसीडर नहीं सर इस पे करेंगे, डी साइकिल वाला। क्या कह रहे हो? इस पे साइकिल वाली पाबंदी नहीं लगती सर? लगती है ना, ये देखो हमने पहले देखा था। या भी आगे इस मजीद इसमें जो बिग एग्जांपल आ रही है, इसमें देखना जो भी चीज आप नोट कर रहे हो, क्योंकि उस वक्त अब तो मैंने तो ड्रा कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हो। इसमें मुझे वहां पे रोकना जहां पे आपको समझ नहीं आती। जी सर। चलो, मैं सबको इन्फिनिटी करने लगा हूं। लो जी, 0 सोर्स वर्टेक्स मैंने ले लिया, मुझे पता है कि इस पे पहुंचने की कास्ट 0 है। अच्छा, अब इसमें देखता हूँ 0 से डायरेक्टली कनेक्ट कौन कौन से हैं। 1 कनेक्ट है, 7 कनेक्ट है। 0 के अपनी कास्ट 0 है, 1 पे पहुंचने की कास्ट है 4, ऑलरेडी मेरे पास इन्फिनिटी है, उसको खत्म करके मैं 4 कर दूंगा, रिलैक्स होगा। इस तरह 0 से डायरेक्ट कनेक्ट है मेरे पास 7, उस पे पहुंचने की कास्ट मेरे पास है 8, ऑलरेडी इन्फिनिटी है, उसको खत्म करके मैं 8 कर दूंगा। तो 0 मेरा एक्सप्लोर हो चुका है। लेट्स से मैं इसको किसी एक सॉल्यूशन सेट में डाल देता हूँ, ताकि मुझे पता चलता है कि सारे वर्टेक्स एक्सप्लोर हो चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखो, 1 जिसकी कास्ट है 4, 7 जिसकी कास्ट है 8, और बाकी इन्फिनिटी 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 सब इन्फिनिटी। मिनिमम कास्ट मैंने सेलेक्ट किया है, किस वर्टेक्स की कास्ट मिनिमम है? सेवन टू सिक्स सर। 7 to 6? नहीं नहीं, अभी जो मेरे पास अभी है, देखो 6 पे पहुंचने की कास्ट तो मेरे पास इन्फिनिटी है। एक की अभी मेरे पास 4 है सर वन की और सर, एक 8। वन की सर, अभी वन 1 1 की की है सर, 4 1 कास्ट की। है, तो ठीक है, 0 से मैं जा रहा हूँ 1 पे, तो 1 को मैंने इंक्लूड कर लिया अपने सोल्यूशन सेट में। अब मैं 1 को एक्सप्लोर करने लगा हूँ। 1 से एक एज मेरे पास आ रहा है 7 की तरफ, तो 1 पे अपनी कास्ट है 4, 4 + 11 15, और 7 की ऑलरेडी कास्ट है 8, तो वो ग्रेटर है, तो मैं रिलैक्स नहीं करूंगा इसको। दूसरा मेरे पास 1 से एक एज जा रहा है 2 की तरफ, 1 की अपनी कास्ट है 4, और 1 से 2 पे जाने की कास्ट है 8, यानी कि 4 + 8 12, ऑलरेडी मेरे पास इन्फिनिटी है, उसको मैं रिलैक्स करके 12 कर दूं। अच्छा, इसी तरह और बाकी मेरे पास जो है कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 1 मेरे पास कंप्लीटली एक्सप्लोर हो चुका है। अब मेरे पास एक 7 वर्टेक्स जिसकी कास्ट है 8, एक 2 वर्टेक्स जिसकी कास्ट है 12,
एक बाकी सारे जितने भी वर्टेक्स है उनकी इन्फिनिटी है, तो यानी कि मेरा असल मुकाबला 7 और 2 वर्टेक्स के साथ है। तो 2 वर्टेक्स की कास्ट है 12 और 7 की कास्ट है मेरे पास 8। कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए मुझे? 7। 7। लो जी, मैंने सेलेक्ट कर ली। अब 1 मेरे पास 0 मेरे पास कंप्लीटली एक्सप्लोर हो चुका है। अब मैं 7 पे पहुंच चुका हूं। 7 की अपनी कास्ट है मेरे पास 8 और 7 से अब जितनी भी चीजें निकल रही है मैं उनको एक्सप्लोर करता हूं। 7 से मेरे पास एक 8 पे जाना, 8 की ऑलरेडी कास्ट है मेरे पास इन्फिनिटी। 7 की अपनी कास्ट है मेरे पास 8 और ये कास्ट है 7। 8 + 7 15, वो उससे स्मॉलर है तो मैं इसको एक्सचेंज कर दूं। 7 से दूसरा मेरे पास जा रहा है 6 की तरफ। 7 की अपनी कास्ट है 8। 8 + 1 9, ऑलरेडी मेरे पास है इन्फिनिटी, इसको मैं चेंज करके 9 कर दूं। ठीक है। अब यस सर। 7 की मेरे पास जितनी भी पॉसिबिलिटीज वो मैंने एक्सप्लोर कर ली। अब मेरे पास वर्टेक्स नंबर 2 जिसकी कास्ट है 12, वर्टेक्स नंबर 8 जिसकी कास्ट है 15, वर्टेक्स नंबर 6 जिसकी कास्ट है 9 और बाकी 3 और वर्टेक्स 3, 5 और 4 जिसकी कास्ट अभी इन्फिनिटी है। इनके दरमियान मेरे पास कंपटीशन है, तो इसमें से मैंने ढूंढना है जिसकी कास्ट मिनिमम हो। तो 6 वर्टेक्स ऐसा है जिसकी जी। कास्ट मेरे पास हाँ जिसकी कास्ट मेरे पास मिनिमम है, तो उसको मैं अपने सोल्यूशन सेट में इंक्लूड करने लगा। चलो जी 6 तो मैंने इंक्लूड कर ली। अब मैं 6 पे पहुंच चुका हूं। अब मैं अगेन रिलैक्सेशन देखूंगा। 6 पे अपने पहुंचने की कास्ट है 9। 6 से एक एज जा रहा है 8 की तरफ जिसकी कास्ट है 6। 9 + 6 15, ऑलरेडी 15 है। नो रिलैक्सेशन, कम होती तो मैं करता, बराबर हो या ग्रेटर हो फिर कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी 15 है, मैं इसको रिलैक्स नहीं करूंगा। 6 से एक एज मेरे पास जा रहा है 5 की तरफ जिसकी कास्ट है 2। 6 की अपनी कास्ट है 9। 9 + 2 11, ऑलरेडी मेरे पास है इन्फिनिटी, तो उसको मैं रिलैक्स कर दूं। ठीक है। अब 6 में मेरे पास एक्सप्लोर हो चुका है। अब एक मेरे पास वर्टेक्स नंबर 2 जिसकी कास्ट है 12, वर्टेक्स नंबर 8 जिसकी कास्ट है 15, वर्टेक्स नंबर 5 जिसकी कास्ट है 11 और वर्टेक्स नंबर 3 और 4 जिसकी अभी मेरे पास कास्ट है इन्फिनिटी। इनके दरमियान मेरे पास कंपटीशन है। तो 5 वाली ले वर्टेक्स ले। नंबर 5 वाली जिसकी कास्ट 11 है। यस सर। ठीक है, इसको मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। देखते रहना, अगर इसमें थोड़ा सा मसला हो गया फिर ये सारा दोबारा से करना पड़ेगा। लो जब मैं 5 के नहीं पास सर पहुंच ये गया। सही चल 5 रहा पे है। पहुंचने की कास्ट 11। ठीक है, 5 पे पहुंचने की कास्ट है 11। अब मैं इसको एक्सप्लोर करने लगा हूं। 5 से एक मेरे पास जा रहा है 2 की तरफ जिसकी कास्ट है 4। 11 + 4 15, ऑलरेडी मेरे पास 12 है, तो नो नीड टू रिलैक्स, तो इसको मैं रिलैक्स नहीं करूंगा। अच्छा, अगेन 5 से एक तरफ मेरे तरफ जा रहा है 3 की तरफ। 5 की अपनी कास्ट है 11। 11 + 14 25, इसको मैं रिलैक्स कर देता हूँ 25। अच्छा, 5 से नेक्स्ट मेरे पास एक एज जा रहा है 4 की तरफ। 5 की अपनी कास्ट है 11। 11 + 10 21, ऑलरेडी मेरे पास है इन्फिनिटी, तो इसको मैं रिलैक्स करके 21 कर देता हूँ। 5 मेरे पास एक्सप्लोर हो चुका है। अब मेरे पास 2 जिसकी कास्ट है 12, 8 जिसकी कास्ट है 15, 3 जिसकी कास्ट है 25 और 4 जिसकी कास्ट है मेरे पास 21। इनके दरमियान कंपटीशन है, तो इसमें सबसे कम मेरे पास है 2, तो 2 को मैं 2 सेलेक्ट कर लेता वाला। हूँ। लो जी, 2 को मैंने सेलेक्ट किया। अब 2 को मैं एक्सप्लोर करता हूँ। 2 से एक एज जा रहा है 1 की तरफ। 1 ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है। एक एज जा रहा है इसका 8 की तरफ। 2 की अपनी कास्ट है 12। 12 + 2 14 और ऑलरेडी मेरे पास है 15, तो ये रिलैक्स हो जाएगा। अब इसको रिलैक्स कर दूं। 2 से एक एज मेरे पास जा रहा है 3 की तरफ। 2 की अपनी कास्ट है 12 और 2 से 3 पे जाने का कास्ट है 7। 12 + 7 19, ऑलरेडी मेरे पास 25 है, तो इसको मैं रिलैक्स करके 19 कर दूं। बाकी मेरे पास 2 की तरफ से कोई भी एज नहीं जा रहा। अब मेरे पास कंपटीशन है 8 जिसकी कास्ट है 14, 3 जिसकी कास्ट है 19 और 4 जिसकी कास्ट है 21। तो मेरे पास 8 वो ऑप्शन है जिसके पास मुझे जाना चाहिए। तो लो जी, 14 कास्ट वाला मैंने ले लिया। इसके साथ अटैच है 6 ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड, 7 ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड, 2 ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड। तो लो जी, ये ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड सारा हो चुका है। नेक्स्ट मेरे पास कंपटीशन है
3 जिसकी कास्ट है 19 और 4 जिसकी कास्ट है 21 इनके दरमियान। तो लो जी 3 को मैं लेने लगा हूं क्योंकि ये आगे सॉरी 8 यहाँ पे हो चुका है। 3 मैंने पिक कर लिया जी। अच्छा 3 पे 2-3 एज निकल रहे हैं, एक 2 की तरफ जा रहा है, 2 ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है, नो नीड टू रिलैक्स। अच्छा उसके बाद 5 की तरफ आ रहा है, वो भी ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है, क्योंकि आप करोगे तो भी आपको 11 से इजाफी ही मिलेगी, तो नो नीड टू रिलैक्स। और एक मेरे पास 3 से 4 की तरफ आ रहा है। 3 पे अपनी कास्ट है 19, 19 प्लस 9 28, तो ऑलरेडी मेरे पास 21 है, तो नो नीड टू रिलैक्स। तो ये 3 भी मेरे पास कंप्लीटली एक्सप्लोर हो चुका है। अब मेरे पास 21 रह गया है, तो इसको मैं अब सॉरी 4 रह गया जिसकी कास्ट है 21, तो इसको भी मैं अपने सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड कर लेता हूँ। तो लो जी मैंने इसको इंक्लूड समझाइए कैसे बनाइए। यस सर समझ आ गई। तो जी ऐसे सर। डाइकेस्ट्रा का ऐसे डाइकेस्ट्रा ये तो समझ आई है। अब इसमें शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? शॉर्टेस्ट पाथ यही है जो मैंने साथ साथ बनाता आया हूँ। नहीं, एक तो नीचे से रूट जा रहा है ना, 0 जी से सर, 7, 6, 5 और 4। सर एक इसका ऊपर से कोई रूट बात जा रहा है नहीं। लेकिन वो दरमियान में रुक गया है। हाँ तो साइकिल नहीं बनने दे रहा ना वो, जो हर नोड तक का उसने शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढा हुआ है, सारे वर्टेक्स को विजिट कर लिया उसने, हर वर्टेक्स का उसके सर पास असल में शॉर्टेस्ट भाई पाथ को आ चुका शायद ये समझ नहीं आ रही कि शॉर्टेस्ट पाथ है। हमने जब भी लेना है वो 0 से किसी नोड का लेना है, यानी जिधर से आपने स्टार्ट किया है। बिल्कुल मतलब सर जिस सोर्स को हम सिलेक्ट करेंगे, किसी भी सोर्स को हम ना सिलेक्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग में, उसी से फिर हमने काउंट करना है। बिल्कुल ऐसे ही। यस उधर से जाऊँ। ये आप सर अपने हाथ सबको से टच कवर करना करोगे है, ना आप। लाजमी साइकिल बने बगैर। हाँ सर साइकिल नहीं बनाना। सर लाजमी नहीं है कि 0 ही हो। हम नहीं 2 को कोई भी कर भी यार, सकते हैं, कोई 4 को भी, 5, किसी को भी सोर्स बना किसी सकते भी हैं। नोट से ले सकते हो, बिल्कुल किसी भी नोट से आप स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा एक मजे की बात, इसकी जो है ना टाइम लेकिन कम्प्लेक्सिटी डाइजेस्टर में सिंगल सोर्स होगा ना। सिंगल सोर्स है। अच्छा वही बात मैं अगली बताने लगा हूँ, क्योंकि ये आज हम एंड करते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डायनामिक प्रोग्रामिंग, उसमें मैं बेलमैन फोर्ड बताऊंगा आपको, वो भी सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है, एक फ्लोइड वार्शल के नाम से है, उसको भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। वो मल्टी सोर्स या क्या कहते हैं उसको, मतलब हर नोड से दूसरी हर नोड तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो ढूंढ के देता है। असल में बस अच्छा कर इसकी जा। जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है ना, वो वर्टेक्स मल्टीप्लाइड बाई एजेस है, कि जितने जितने आपने वर्टेक्स को कवर किया है और जितने एजेस को किया है। तो लेट्स से अगर मेरे पास नंबर ऑफ वर्टेक्स v हो और नंबर ऑफ एजेस जो है वो m है, या उसको भी हम कह लेते हैं कि n ही होते हैं तकरीबन वो, तो n स्क्वायर जो है ना इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकलती है डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम की। ये पूछ भी ली जाती है कितनी है क्या आम हालात में। लेकिन मेरे पास एक कैसे सर डाटा बताइएगा स्ट्रक्चर दोबारा? ऐसा है, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है जितने आपके पास वर्टेक्स हैं मल्टीप्लाइड बाय जितने आपके पास एजेस हैं, ये इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है। अगर मैं वर्टेक्स को कह रहा हूँ n और एजेस भी तकरीबन n जितने वर्टेक्स हैं उतने में मान के चलूं, तो n क्रॉस n यानी कि n स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर इसके कह लो कि टाइम कम्प्लेक्सिटी निकलती है आम हालात में। लेकिन इसको हम इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मेरे पास एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो मुझे हमेशा मिनिमम नोड जो है ना वो रिटर्न करता है। कौन सा है जी बताएं? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 0 क्या चीज सर दोबारा पूछिएगा। एक ऐसा डाटा रेडिक्स तो स्ट्रक्चर नहीं है, कह रहे सर? डाटा स्ट्रक्चर है वो, डाटा स्ट्रक्चर उसमें मैं जिस मर्जी ऑर्डर में वैल्यूज डालूं, जब भी मैं रिमूव करूंगा ना मुझे हमेशा मिनिमम वैल्यू रिटर्न होगी। ट्री ट्री में मिनिमम वैल्यू देता है मुझे मिन हमेशा जब भी मैं रिमूव करूंगा। मिन हीप की बात नहीं कर रहे सर आप? मिन हीप भी इंप्लीमेंट होती है, लेकिन असल चीज है वो प्रायोरिटी क्यू। जब हमने क्यू पढ़ी थी मैंने बताई थी 2 किस्म की प्रायोरिटी क्यू थी, असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू और डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। असेंडिंग में क्या था कि आप जिस मर्जी ऑर्डर में वैल्यूज इंसर्ट करो उस क्यू में, जब भी आप रिमूव करोगे डी क्यू करोगे, हमेशा आपके पास जो मिनिमम वैल्यू होगी उस क्यू में वो रिटर्न करेगा। और नीचे ही उसमें एक बात लिखी हुई थी कि प्रायोरिटी क्यू को मिन हीप या मैक्स हीप के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है, यानी कि मिन असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू को मिन हीप के थ्रू किया जाता है। ये मेरे पास डाटा स्ट्रक्चर है हीप। तो अगर मैं हीप डाटा स्ट्रक्चर यूज करूं ना, तो हीप डाटा स्ट्रक्चर की मेरे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी वो होती है log n, क्योंकि वो ट्री डाटा स्ट्रक्चर बनता है। और ट्री को मुझे पता है कि जो मर्जी ऑपरेशन में परफॉर्म करूं तो ट्री की हाइट के इक्वल होता है, और ट्री की हाइट होती है हमेशा log n। तो अगर मैं
डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम जी जो सर। ग्राफ है उसको स्टोर मैं करवाऊं मिन हीप में, और वहां पे मैं डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम रन करूं तो मेरे पास log n ये हो गए मेरे पास नंबर ऑफ वर्टेक्स प्लस सॉरी मल्टीप्लाइड बाय e के एजेस तो आपके वही रहेंगे। e log एडिट हो जाएंगे। हाँ हाँ e log v या e log e कोई भी इस तरह की आ सकती है। मिन हीप के थ्रू आपकी जो डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस होके log n टाइम पे आ जाती है। वैसे इसकी ओरिजिनल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो n स्क्वायर है। अच्छा, मजे की बात एक और फन फैक्ट, अगर आपने फ्लोइड वार्शन में हम पढ़ेंगे कि वो हर नोड से दूसरी हर नोड तक का शॉर्टेस्ट पाथ देता है। मतलब अभी तो सबसे जीरो से हमने फाइंड किया है ना, जीरो से तो बाकी तमाम नोड तक का शॉर्टेस्ट पाथ, लेकिन फ्लोइड वार्शन क्या करेगा, जीरो का भी बताएगा मुझे, 1 का भी बताएगा कि 1 से मैंने किसी भी नोड पे जाना तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, 7 का भी बताएगा, 2 का भी, 6 का भी, सबका बताएगा। और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आम हालात में होती है n क्यूब फ्लोइड वार्शल की। तो फ्लोइड वार्शल के आने से पहले हम डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम के थ्रू ही ये चीज फाइंड करते थे। कैसे? अभी मैंने डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम रन किया है सिर्फ एक नोड पे, उसने n स्क्वायर टाइम में मुझे जो है ना जीरो से तमाम नोड तक का शॉर्टेस्ट पाथ दे दिया। इसी डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम को मैं इसकी तमाम वर्टेक्स पे अप्लाई कर दूंगा, 1 पे भी, 7 पे भी, 2 पे भी, 8 पे भी, 6 पे भी, 5 पे भी, 4 पे भी, यानी कि n नोड्स पे अप्लाई कर दूंगा। तो n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी उससे पहले थी और n लगाएंगे तो n क्यूब हो जाएगा। तो फ्लोइड वार्शल अगर आपको नहीं भी आता और आपको कहा जाता है कि क्या आप डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम के थ्रू n क्यूब टाइम में मल्टी सोर्स या क्या कहते हैं उसको, हर नोड से दूसरी हर नोड तक का शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ सकते हो, हाँ जी हम डाइकेस्ट्रा से ढूंढ सकते हैं। कैसे? ग्राफ की हर वर्टेक्स पे जो है ना डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम अप्लाई कर दो बारी बारी। ठीक है? यस सर। जी सर। चलें, कल इंशाल्लाह ये हमारे ग्रीडी एल्गोरिथम कंप्लीट हो चुके हैं। कल से हम इंशाल्लाह डायनामिक प्रोग्रामिंग जितने भी हो सकेंगे वो देखेंगे, और उसके अलावा देख के इंशाल्लाह कल उम्मीद तो है हमारा ये कोर्स जो है ना फ्लोइड वार्शल, बेलमैन फोर्ड और 2-4 और करके हम खत्म कर दें। सर नेगेटिव एज का नहीं बताया सर आपने। तो असेंबली लाइन शेड्यूलिंग नहीं करवाएंगे? नेगेटिव एज ये लिखा हुआ जो है, अगर स्क्रीन आपको शो हो रही है, ग्राफ डज नॉट कंटेन एनी नेगेटिव एज। डाइकेस्ट्रा की ये सर प्री कंडीशन है कि कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि नेगेटिव एज ना आए। नेगेटिव एज कैसे सर? जिसकी कास्ट यानी नेगेटिव हो, एज की यानी कि वजह माइनस ना हो। ये 4 है उसके ना, लिए सर -4 हो। मैं फोर्ड लेंगे ना सर, बेलमैन फोर्ड। बेलमैन फोर्ड 100% श्योरिटी के साथ नेगेटिव एज को भी अकोमोडेट करता है। बेलमैन फोर्ड में और मे नॉट, हम ये नहीं कह सकते नहीं करेगा, सॉरी डाइकेस्ट्रा कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, लेकिन छोटी नहीं है। हाँ बेलमैन फोर्ड श्योरिटी के साथ करता है कि नेगेटिव। जी सर। बेलमैन फोर्ड जो है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग में आता है, वो ग्रीडी का पार्ट नहीं है। उसको जो काम करने का तरीका है ना वो डायनामिक प्रोग्रामिंग। मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे और असेंबली लाइन शेड्यूलिंग। ठीक है सर। ये असेंबली लाइन शेड्यूलिंग क्या होती है? मैंने वो भी जो आज पहली दफा ही सुनी है। उसमें भी हम वो मिनिमम और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो ना मुझे खुद इतनी अच्छे से आती है ना मैंने वो कभी की है, वो मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगा। सर ये असेंबली लाइन उर्दू में एल्गोरिथम सर ये सवाल भी तो नहीं पूछते ज्यादा, ये जो असेंबली लाइन वाला ये तो चीज सर मुझे पूछते हैं ज्यादा। वो आता है पेपर में भी। असेंबली का मुझे नहीं पता यार, जो वेल नोन से है ना यही मुझे आते हैं और यही मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। असेंबली लाइन वाला भी क्या ये होता है वीडियो के असेंबली लाइन कोर्स में? में बहुत मजे का था। वो असेंबली कार के लाइन में पार्ट सर बनवाने हैं तो मतलब किस तरह शिफ्ट करते हैं मंगवाएंगे। जहाँ पे पार्ट ज्यादा कास्ट के ऊपर चल रहा होता है, अच्छा, दो मैंने लाइन ये होती नहीं है ना, पढ़ा ना, मैंने कभी ये सुना एडवांस है था, ये एमएस वर्ड नहीं आपने में पढ़ा बताना होगा चाहिए था। 702 में। 702 यार मैंने इसी बेस पे मैं तो कराया था, वही डाइकेस्ट्रा वगैरह आए हुए थे, मुझे आते थे बेलमैन फोर्ड का, ये मुझे सारे आते थे, तो उसमें तो मेरे इसकी तो असाइनमेंट भी आई थी 4x4 ही असेंबली थी। लाइन की। बस वो असाइनमेंट तो मैं किसी से बनवाता था, मैं खुद नहीं करता। जी पूछें। सर ये जो एल्गोरिथम हम पढ़ रहे हैं सर इसमें एल्गोरिथम में कॉम्प्लेक्सिटी वाले करवाएंगे वो जाएगा। एनपी क्लास एक कॉम्प्लेक्सिटी क्लास बोलो, इसका समझ नहीं आ रही। जिब्रील भाई सबर। जी अच्छा आप भाई बोलें।
सर मैं पूछ रहा था कि ये जो एल्गोरिदम्स हम पढ़ रहे हैं इनमें से पेपर में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, जैसे हमने क्रुस्कुल एल्गोरिदम या ग्रीन्स एल्गोरिदम पढ़ा, तो पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे